बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मुद्दा है विटामिन डी डिफिशिएंसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डी होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके इस्तेमाल से हमें विटामिन डी मिल सकता है, अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए किसी में तो तब क्या होगा, और उस डिफिशिएंसी को कैसे हम ट्रीट करेंगे, और कौन से ऐसे टेस्ट है जिसके करने से हमें पता चलेगा कि किसी के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हुई है। विटामिन डी जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमें ग़िज़ा से मसलन गोश्त, मछली, ऑरेंज जूसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, दही वगैरह इनके इस्तेमाल से हमें मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी की एक बहुत बड़ी मकदार जो है वो जिल्द के अंदर भी बनती है जब हम एक्सपोज होते हैं सन को, यानी जब हमारा एक्सपोजर होता है सन को। अच्छा, जो विटामिन डी है इसका फंक्शन जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना है। मतलब कि जो कैल्शियम है उसकी लेवल को जिस्म के अंदर ये बैलेंस रखता है। अब अगर एक ऐसा सिनेरियो आ जाए कि किसी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो तब क्या होगा। जब किसी पेशेंट को आपके पास ऐसा आया है जिसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो उसमें सबसे पहला काम यह होगा कि कैल्शियम लेवल जो है बॉडी में वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब कैल्शियम लेवल कम हो गया है जिस्म के अंदर तो ये जिस्म महसूस करता है कि कैल्शियम लेवल कम हुआ है। तो इस वजह से एक हार्मोन जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, जो एक ग्लैंड दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड उसको रिलीज करती है। और ये हार्मोन जो है इस कमी को जांच लेता है कि इधर जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हुई है तो धड़ाधड़ ये फिर जो है बोन से कैल्शियम को निकालता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जब बोन से कैल्शियम निकल आएगा तो बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी, बोन्स जो है वो पोरस हो जाएंगी, बोन्स जो है वो इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगी। इसीलिए दो कंडीशन डेवलप हो जाती है जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है। मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई, कैल्शियम लेवल कम हुआ, वहां से हार्मोन जो है पैराथायराइड हार्मोन वो रिलीज हुआ, उसने बोन से कैल्शियम को निकाला। इन सारे वजूहात से दो कंडीशन डेवलप हो जाती है। एक का नाम है ऑस्टियोमलेशिया, दूसरे का नाम है रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये चिल्ड्रंस के अंदर होती है जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो है वो एडल्ट्स के अंदर डेवलप होती है। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन लोग ये समझते हैं कि रिकेट्स भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है, ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है, तो ये दोनों जो है इनकी दोनों की प्रेजेंटेशन सेम होंगी। मतलब जो पेशेंट होगा वो दोनों की एक ही कंप्लेन होगी। ऐसा नहीं है, रिकेट्स बच्चों में होती है और इसके अलग कंप्लेन्स है, अलग प्रेजेंटेशन होती है, जबकि ऑस्टियोमलेशिया बड़ों के अंदर होती है तो उसकी अलग प्रेजेंटेशन होती है। मैं आपको बताता हूं कि क्या इनकी प्रेजेंटेशन है। बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया की। पहले ऑस्टियोमलेशिया का जो पेशेंट होता है वो यूजुअली जो है प्रेजेंट करता है और कंप्लेन करता है बोन पेन के साथ। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी हड्डियों में दर्द होता है शदीद किस्म का। अच्छा, इसके अलावा मसल पेन के साथ वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा पूरा जिस्म जो है वो दर्द करता है। ये मेन इसकी प्रेजेंटेशन है, बोन पेन और मसल पेन के साथ। लेकिन जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है ना, जब वो अपना जो दर्द है, जो तकलीफ है वो डॉक्टर को बयान कर रहा होता है, तब वो बातें सुनने लायक होती है, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में डिस्क्राइब कर रहा होता है अपने पेन को। वो जो खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से होती है। वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे हड्डियों में इतने शदीद दर्द होते हैं, इतना शदीद पेन करती हैं मेरी हड्डियां कि जब मैं रुको में होता हूँ नमाज पढ़ते वक्त या मैं जब सजदे में होता हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता। मतलब वो कहता है कि मुझे सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन पे मैं नहीं जा सकता, इतनी शदीद किस्म की मेरे हड्डियों में दर्द होते हैं और मेरे गोश में दर्द होता है। ये टिपिकल उनका सिनेरियो होता है, जो कि बड़ा जबरदस्त सिनेरियो है कि जब रुको या सजदे में आता हूं तो मुझसे दोबारा खड़ा नहीं हो जाता। मीन्स कि वो सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं। उनकी जो है प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है, क्योंकि पेन जो है वो शदीद किस्म का होता है। ये जो है ऑस्टियोमलेशिया की प्रेजेंटेशन है, जबकि रिकेट्स की प्रेजेंटेशन अलग है। उसकी जो पहली प्रेजेंटेशन होती है वो बोइंग ऑफ द लिग्स होती है। एक मेडिकल टर्म है बो लिग्स, ठीक है। मतलब उर्दू में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि टेढ़ी जो है टांग। देखिए यहाँ पर कोई भी बोन जो है वो टेढ़ी हो सकती है, कोई भी बोन जो है वो उसमें बोइंग हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो लेग्स होते हैं बच्चों के उसमें बोइंग आ जाती है। मीन्स के उनकी जो टांगों की जो हड्डियां होती है वो टेढ़ी हो जाती है। ये एक मेन प्रेजेंटेशन। उसके अलावा पिजन शेप्ड चेस्ट हो जाती है। उसके अलावा जो स्कल का जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाता है रिकेट्स के पेशेंट्स में। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, ऑस्टियोमलेशिया में कुछ और है, रिकेट्स में कुछ और प्रेजेंटेशन है। ये तो आगे इसकी प्रेजेंटेशंस की बात। अब एक मिथ है
जो लोग ये समझते हैं कि विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, यानी हम विटामिन डी लेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, हम हमेशा से सुनते आए हैं बोन की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। ये जो विटामिन डी है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है तो कहां ये बोन को स्ट्रांग करने में आ गया? इसका मेन फंक्शन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है। अब अगर देखिए एक पेशेंट है जिसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई है, उसको बोन पेन हो रहा है, उसको पता है कि मेरे बोन वीक हो गई है, वो धड़ाधड़ कैल्शियम की जो है वो सप्लीमेंट्स लेता है, तो क्या वो असर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई है। और पहले जब तक विटामिन डी के ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो कैल्शियम क्या करेगा? आए कि उसकी हड्डियां मजबूत करेगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो अब अगर उस पेशेंट को आप विटामिन डी दोगे और साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स दोगे तो वो जो कैल्शियम लेगा वो विटामिन डी उसकी एब्जॉर्प्शन करेगा, तो वो आसानी से बोन स्ट्रांग होगी। अगर वो विटामिन डी की उसमें डिफिशियंसी है और वो कैल्शियम लेता है तो वो तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो जाके इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर जो आंतें हैं उसके अंदर जाके वो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो ये एक मिथ है, ये अपने जहन में अपने क्लियर करना है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन डी। अच्छा, ये तो प्रेजेंटेशन और मिथ की बात आ गई। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई तो कौन से ऐसे टेस्ट है, कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे तशखीस है जिसको किया जाएगा और हमें पता चलेगा कि किसी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई। बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो आजकल बहुत ज्यादा की जाती है वो विटामिन डी टेस्ट है, जिसको 25 यानी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी भी कहा जाता है। ये एक टेस्ट का नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये टेस्ट किया जाता है जिसमें आपको साफ पता चल जाता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई है, विटामिन डी का लेवल कम होगा उसका। अच्छा, उसके अलावा कैल्शियम फास्फेट लेवल भी किया जाता है, वो भी कम होता है इसमें, क्योंकि मैंने कहा कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है। जब विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो कैल्शियम कहां से एब्जॉर्ब होगा? अच्छा, इसके अलावा अल्कलाइन फास्फेटेज भी किया जाता है जो कि राइज्ड होता है, और पैराथायराइड हार्मोन लेवल भी चेक किया जाता है, वो भी राइज्ड होता है। लेकिन इसकी जो मेन टेस्ट है वो है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। देखिए, लोगों को बड़ा शौक होता है, जब वो वीडियोस देखते होते हैं तो उनका सीधा जो है वो काम जो है, एक तो साइन एंड सिम्टम्स पे होता है कि मतलब पेशेंट जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी में कौन कौन से अलामात उसको होते हैं, और दूसरा उनका काम होता है कि सीधा ट्रीटमेंट, और वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट। और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी उनको ब्रेन नाम से जो है वो ताल्लुक होती है। देखिए, विटामिन डी जो है डिफिशियंसी जो है एक बड़ी कंडीशन है, इसकी आप सीधा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अमूमन क्या होता है कि जो बैकवर्ड एरियाज के डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली सिटी एरियाज में भी डॉक्टर्स जो है वो ऐसा करते हैं कि जब पेशेंट आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी हड्डियों में दर्द है शदीद किस्म का और मेरे गोश्त में भी दर्द होता है। तो क्योंकि विटामिन डी जो है वो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, तो उनको पता चल ही जाता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो वो विटामिन डी के ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन डी की जो है वो इंजेक्शंस भी दे देते हैं, ओरल और आईएम इंजेक्शंस दे देते हैं, और वो वक्ती तौर पर ठीक भी हो जाता है। और वो फिर पेशेंट जो होता है वो डॉक्टरों को दवाई देते हैं कि फलां डॉक्टर की दवाई जो है उसने मेरे ऊपर असर किया है, अल्लाह उसे ये करे वो करे। बड़ी अच्छी बात है, असर करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है। लेकिन देखें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी कंडीशन है, जब तक इस कंडीशन के आपको काज का पता ना चले कि ये विटामिन डी की डिफिशियंसी आखिर हुई किस वजह से है, जब आपको काज पता चलेगा तो आप ट्रीटमेंट भी आसानी से कर सकोगे। जब तक आपको काज नहीं पता चलेगा, उसकी जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट यानी जो ओरल सप्लीमेंट्स और जो इंजेक्शन आप दे रहे हो वो सारा वेस्ट है। वक्ती तौर पे वो पेशेंट ठीक तो हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा वो कंडीशन जल्द ही जो है वो मेडिसिन छोड़ेगा तो वो दोबारा डेवलप हो जाएगी, और वो आपके पास आके कहेगा कि फलां डेट को मैं आपके पास आया था और उससे ठीक हुआ था, अभी दोबारा वो दवाई जब मैंने छोड़ दी 1-2 दिन तो दोबारा वो मसला हुआ, क्योंकि आपने उसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की है और आपको पता ही नहीं है कि इसकी काज क्या है। तो सबसे पहले आपने इसकी काज को ट्रीट करना है कि इसका काज क्या है, उसको ट्रीट आउट करो। और जो पहला काज है वो है डाइटरी डिफिशियंसी, मतलब वो जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है, वो जो फूड ले रहा है उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी है, उसमें विटामिन डी है ही नहीं, मतलब वो गोश्त नहीं ले रहा, मतलब उसकी ग़िज़ा में किसी किस्म के कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई मछली वगैरह नहीं है, कोई ऑरेंज जूसेस नहीं है,
तो पहले आपने ये देखनी है कि आया कि उसकी डाइट क्या है। तो अगर डाइट आपको लगे कि डाइट ही इसकी मेन इश्यू है विटामिन डी डिफिशियंसी की, तो आपने उसको कहना है कि अपने आपको डाइट ठीक करना है, आपने गोश्त खाना है, आपने मछली खाना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपने दही खानी है, इन चीज़ों को, पनीर खाना है, ऐसी चीज़ों को आपने उसको मोटिवेट करना है, रीअश्योर करना है पेशेंट को। ये तो पहली डाइट रहेगी। उसकी दूसरी वजह यह है सन एक्सपोजर। आपने ये भी देखना है आया कि ये जिस जगह से बिलोंग करता है वहां के लोग या ये खुद सन को एक्सपोज होता है या नहीं होता। बाद ऐसे बैकवर्ड एरियाज है जहां के लोग जो है, जहां के लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन ये विटामिन डी डिफिशियंसी होती है, और उसका जो मेन काज है वो लेस सन एक्सपोजर है। ठीक है, क्यों? वजह यह होती है कि एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पे वो लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, तो उससे कि कहां से जो है वो सन एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उनको विटामिन डी मिलेगा। तो दूसरी जो मसला है सन एक्सपोजर, वो आपने रूल आउट करना है कि आए कि इनमें सन एक्सपोजर की वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी तो नहीं। इसके अलावा किडनी में कोई मसला है, यानी गुर्दों में कोई मसला है, तो उस वजह से भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, तो उसको रूल आउट करना होगा आपने। इसके अलावा अगर हम बात करें जिगर में कोई मसला है, लिवर में कोई मसला है, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। तो मकसद ये है कहने का कि सबसे पहले जब भी आप ट्रीटमेंट दो तो उसकी काज को रूल आउट करो कि जिस वजह से ये विटामिन डी डिफिशियंसी इस पेशेंट के अंदर हुई है वो क्या वजह है। वो वजह को आप हल करोगे, खुद ब खुद विटामिन डी की डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो आजकल बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो है कैल्शियम फास्फेट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और विटामिन डी के इंजेक्शंस होते हैं IM और ओरल, वो दिए जाते हैं। अच्छा, जो विटामिन डी और जो कैल्शियम है उनकी कॉम्बिनेशन में आजकल एक ब्रांड नाम से ओरल सप्लीमेंट आती है जिसका नाम है काल्सन डी। काल्सन डी नाम से ये एक ब्रांड नाम है, वो आती है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर हम इंजेक्शंस की बात करें तो आजकल ब्रांड नाम में आती है डीट्रेस नाम की, सामी फार्मास्यूटिकल की जो है ये ब्रांड है, बड़ी अच्छी कंपनी है, उसकी ब्रांड है डीट्रेस इंजेक्शन। ये ओरल भी दी जाती है और IM भी दी जाती है। चाहे वो ओरल आप यूज कर रहे हो या IM आप दे रहे हो, दोनों जो है वो आप उसमें तरीका ये है कि आपने एक गिलास दूध लेना है, उसके अंदर अगर ओरल की मैं बात करूं तो एक गिलास दूध आपने लेना है, उसके अंदर एक जो इंजेक्शन है उसको आपने उसका जो फ्लूइड है वो निकाल के उस दूध के अंदर डालना है और अच्छी तरह उसको शेक करके पीना है, और महीने में 2 मरतबा आपने इस तरह करना है। ठीक है, अगर इंजेक्शन भी आप दे रहे हो, IM दे रहे हो, तो वो भी महीने में 2 बार ही देने, इससे ज्यादा आपने नहीं देना, ना ही कम देने हैं। ठीक है, ये जो है मेडिकल ट्रीटमेंट आ गई। अच्छा, याद रहे इससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें एक बात फिर मैं रिपीट करूं, देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट आसान है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बड़ी आसान है, जब तक आप काज आपको पता ना हो कि किस वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी इस पेशेंट के अंदर हुई है, तो आप 2 काम करोगे इसमें। एक तो जो पेशेंट आपके पास उम्मीदें लेके आया है, एक तो उसके आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, वो जो मेडिसिन ला के वो लेके जा रहा है उसमें वेस्ट ही है, क्योंकि काज अगर आप जब तक रूल आउट नहीं करोगे तो उसकी ट्रीटमेंट वेस्ट ही है। वक्ती तौर पे उसको ठीक हो जाएगा, लेकिन जो है उसकी मेडिसिन वो छोड़ देंगे या मेडिसिन खत्म हो जाएंगे, दोबारा वो मसला हो जाएगा, दोबारा वो बोन पेन और मसल पेन वाला मामला दोबारा शुरू हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप उसका काज ढूंढने की कोशिश करो, पेशेंट के साथ बैठो, उससे डिस्कस करो कि कहाँ से वो ताल्लुक रखता है, कहीं पे वहां पे कोई सन एक्सपोजर का मसला तो नहीं है, कौन सी उसकी डाइट क्या है, क्या आया कि उसकी डाइट में कहीं विटामिन डी की डिफिशियंसी तो नहीं है। अच्छा, उसके अलावा उसका गुर्दों में कोई मसला तो नहीं है, जिगर में कोई मसला तो नहीं। ये सारी कंडीशंस जब आप रूल आउट करोगे ना, तो फिर आप सप्लीमेंट्स वगैरह जो है इंजेक्शंस भी आप दे सकते हो कुछ अरसे के लिए। उसके बाद उस बंदे में परमानेंटली जो है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट विटामिन डी डिफिशियंसी।